अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ हमाद जफ़र एंड वेलकम टू साइंस मैट्रिक्स। तो आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का एक नया टॉपिक पढ़ने लगे हैं जो है ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और हम ये देखेंगे इनसाइड द अर्थ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैसे एक्ट करती है और आउटसाइड द अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कैसे एक्ट करती है। जिस तरह हमारे पास मैग्नेट होता है ना, ये जैसे हमारे पास एक मैग्नेट है जिसके नॉर्थ और साउथ पोल है। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ जाती हैं। तो दीज लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। या मैग्नेट के अराउंड वो एरिया जहां तक मैग्नेट किसी और मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, उस एरिया को, उस रीजन को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते हैं। इसी तरह हमारे पास दो चार्जेस हैं या चार्ज है। एक ये एक चार्ज है। चार्ज के अराउंड वो एरिया जहां तक ये चार्ज बॉडी किसी और चार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कर सके, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ठीक हो गया। तो हमें ये समझ आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जब वर्ड आएगा या फील्ड का जब वर्ड आएगा, उसका मतलब क्या होगा कि एक एरिया है जहां तक कोई चीज एक्ट कर रही है। इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है? द रीजन अराउंड अ मास वेयर एनी अदर मास एक्सपीरियंस अ फोर्स। इसको हम और अच्छे अंदाज से कैसे बोल सकते हैं कि द रीजन अराउंड एनी मैसिव ऑब्जेक्ट वेयर इट कैन अट्रैक्ट एनी अदर ऑब्जेक्ट इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड। जैसे अर्थ के अराउंड वो एरिया जहां तक अर्थ किसी और मैस वाली चीज को अपनी तरफ क्या कर सके? अट्रैक्ट कर सके। जिस तरह मैग्नेट के अराउंड वो एरिया जहां तक ये वाला मैग्नेट किसी और मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी तरफ क्या कर सके? अट्रैक्ट या रिपेल कर सके। इसी तरह चार्ज अपने गिर्द किसी भी चीज को अट्रैक्ट या रिपेल कर सके जो चार्ज हो। ठीक है। इसी तरह ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब ये है कि वो एरिया, वो इलाका, वो जगह जहां तक ग्रेविटी एक्ट करती है, जहां तक ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपरेटिंग होती है। ठीक है। और ये जो लाइंस आपको नजर आ रही है, इनको हम ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कहते हैं। ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को बता रहे होते हैं। जहां पे ये क्लोज है वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड ज्यादा है। जो ये दूर होंगी एक दूसरे से, ग्रेविटेशनल फील्ड कम होती जाएगी। ठीक है। यानी वहां पे फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास अब अगला टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि जब भी कोई भी बॉडी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगी जिसका मास हो, अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी। उस फोर्स को हम क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। देखें, ये हमारे पास अर्थ है और ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस है या ग्रेविटेशनल फील्ड है। ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है और ये हमारे पास अर्थ है। अब कोई भी मास वाली चीज अगर यहां पे मौजूद होगी तो अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि वो अर्थ की फील्ड के जो है बाहर है। इसी तरह एक ऑब्जेक्ट यहां पे पड़ा हुआ है, अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगाएगी? जी लगाएगी।
कितनी लगाएगी इसका अंदाजा हम एक और एग्जांपल से देखते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस के ऊपर खड़ा है। अब मुझे बताएं कि ग्रेविटेशनल फील्ड या ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होगी या यहां पे ज्यादा थी। तो आंसर क्या होगा इसका कि जो जो आप अर्थ के करीब आएंगे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, वो जो फोर्स लगा रहा है इस मैस के ऊपर, वो ज्यादा होती जाएगी। मतलब जो जो डिस्टेंस बढ़ेगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। जैसे ये एक रीजन है जहां पे अर्थ अपनी फोर्स लगा सकती है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कोई भी ऑब्जेक्ट इस फील्ड के अंदर जब आएगा, अर्थ उसके ऊपर जो फोर्स लगाएगी, उस फोर्स ऑन मैस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट मैस एट अ स्पेसिफिक पॉइंट। तो हमारे पास किसी भी पॉइंट के ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट आया है जिसका मैस है, अर्थ उसके ऊपर फोर्स लगाएगी। कौन सी? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन मैस इज नोन एज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? देखिए जी, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? F इक्वल टू ma। मतलब जब आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं वो एक्सेलरेट करती है। क्या करती है? एक्सेलरेट करती है। इट मीन्स ये अभी हम अर्थ की फील्ड के अंदर मौजूद है, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की फील्ड के अंदर आएगा, अर्थ उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी, उस फोर्स की वजह से न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कह रहा है? बॉडी एक्सेलरेट करेगी। अर्थ की फील्ड के अंदर आया, अर्थ ने इसके ऊपर फोर्स लगाई, इसकी वजह से ये एक्सेलरेट करेगा, जिस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों एक ही चीज है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों सेम चीजें हैं। अगर हम न्यूटन का सेकंड लॉ लगाए, वो क्या होता है? F इक्वल टू एम में यहां से A की वैल्यू निकालेंगे, A इक्वल टू एफ ओवर एम। वो भी यही कह रहा है कि फोर्स ऑन मैस। कब? जब कोई भी बॉडी अर्थ की फील्ड के अंदर आएगी। ओके, और यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगी जब आप या तो अर्थ से दूर जा रहे हैं या अर्थ की तरफ आ रहे हैं। तो ये था जी हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। और जो हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है उसका रिलेशनशिप हम दूसरे लेक्चर में देखेंगे, लेकिन वो रिलेशनशिप हमारे पास क्या आता है? G मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय आर। इससे हमें पता चलता है दोनों का आपस में रिलेशनशिप क्या है। G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। जैसे कि ये हमारे पास मैस है, मैस ऑफ अर्थ, और ये किसी और चीज का मैस है। दोनों के दरमियान में जो रेडियस है ना, वो जितना ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ में कमी उतनी ज्यादा आएगी। और किस लॉ के तहत आएगी? इनवर्स स्क्वायर लॉ के तहत आएगी, जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर देखा था। अब अगर हम मान लें कि अर्थ एक स्फीयर है, स्फीयर मतलब प्रॉपरली गोल वैसे तो नहीं है, लेकिन क्योंकि कुछ जगह इसकी बिल्कुल थोड़ी यूं टेढ़ी टेढ़ी करके हैं, लेकिन हम ऐसा मान लें कि ये एक स्फीयर है और यूनिफॉर्म स्फीयर है, मतलब इसकी डेंसिटी थ्रू आउट हर जगह पे सेम है। ऐसा अगर हम एज्यूम कर लें तो हम ये देखेंगे कि जब हम अर्थ के अंदर मूव करें तो वैल्यू ऑफ जी या ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है? मतलब सिंपली हम ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ को ग्रेविटी भी कह सकते हैं। तो उसकी वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है और उस चेंज को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देखेंगे। फिर इसी तरह हम देखेंगे आउटसाइड द स्फीयर, जब हम अर्थ से बाहर जाते हैं तो तब वैल्यू में क्या चेंज आता है। तो सबसे पहले हम इनसाइड द स्फीयर देखते हैं।
इनसाइड द स्फीयर का मतलब ये है कि ये अर्थ है हमारे पास और अर्थ के अंदर की तरफ आप जा रहे हैं या अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल जब आप सेंटर में पहुंचे हैं तो आपने बिल्कुल सेंटर का मतलब ये है कि आपके ऊपर या आपके नीचे कोई मास मौजूद नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में ना आप, जिसकी वजह से आपकी वैल्यू ऑफ जी क्या है, 0 है। देखें कैसे, शेल थ्योरम यहां पे हम अप्लाई करते हैं। वो क्या कहते हैं, ओनली मास विद इन रेडियस पुल्स ऑन यू, द आउटर शेल कैंसल्स। जैसे आप यहां पे मौजूद हैं, यहां से आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहां पे आप पहुंच गए। अब अगर आप रेडियली देखो तो आपके नीचे यानी मास ऑफ अर्थ कम है, जिसकी वजह से वो आपको पुल भी क्या कर रहा है, कम कर रहा है। ऊपर वाला जो मास है वो आपको पुल नहीं कर रहा। इसका मतलब यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी कम है। अब आप मूव करके चले गए यहाँ पे, अब आपके नीचे की जमीन इतनी है, इसका मतलब है अब वैल्यू ऑफ जी थोड़ी बढ़ गई। इसी तरह आप करते करते सरफेस ऑफ अर्थ पे पहुंच गए हैं, अब आपके नीचे की जमीन इतनी है, विच मीन्स वैल्यू ऑफ जी बढ़ गई। इसका मतलब सेंटर में बिल्कुल आपके नीचे कोई अर्थ नहीं होती, कोई मास नहीं होता, जिसकी वजह से वैल्यू ऑफ जी भी क्या होती है, 0, क्योंकि रेडियस 0 तो वैल्यू ऑफ जी भी क्या हो गई, 0 हो गई। अच्छा, अब जूं जूं रेडियस बढ़ता जा रहा है आप अर्थ से अर्थ की सरफेस की तरफ जा रहे हैं और वैल्यू ऑफ जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते 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 मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाती है। अभी हम जहां पे खड़े हैं वहां पे वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम है, यानी अगर हम सेंटर ऑफ अर्थ से मूव करते 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 सरफेस ऑफ अर्थ तक पहुंच गए तो हमारी वैल्यू ऑफ जी मैक्सिमम हो जाएगी। और मैक्सिमम कितनी होती है, 9.8 मीटर पर स्क्वायर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी बढ़ते 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 कितनी हो गई, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हम अर्थ की सरफेस से भी दूर जा रहे हैं, तो इसका मतलब अब वैल्यू ऑफ जी वापस से क्या होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो यहां से लेकर यहां तक जो चेंज आया है उस चेंज को हम एक्सप्रेस करते हैं G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मतलब R बढ़ेगा, वैल्यू ऑफ G भी क्या करेगी, बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी, लीनियरली बढ़ेगी। हमने दोनों का ग्राफ ड्रा किया, G R, और एट सेंटर क्योंकि रेडियस 0 है, जिसकी वजह से G की वैल्यू भी क्या होती है, मिनिमम 0। अब देखें रेडियस बढ़ रहा है, G की वैल्यू भी बढ़ रही है। रेडियस और बढ़ा, G की वैल्यू और बढ़ गई। रेडियस और बढ़ा, G की वैल्यू और बढ़ गई। और उस रिलेशनशिप को हम G इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम जाते हैं आउटसाइड द स्फीयर। अगर हम स्फीयर यानी अर्थ से दूर जाएं, ये हमारा कोई सैटेलाइट है जो इस सरफेस ऑफ अर्थ से दूर है, इस केस में हमारे पास जो रेडियस है ना वो रेडियस ऑफ अर्थ से छोटा होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ तो इतना है और हम तो यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ पे, तो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर नहीं है। यहाँ पे क्या है कि हम रेडियस ऑफ अर्थ से ज्यादा हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ तो इतना है, हम इतना सफर करके ऊपर की तरफ जा चुके हैं। तो इसका मतलब वैल्यू ऑफ जी में कमी आएगी। कितनी कमी आएगी, कैसे आएगी, उसको हम रिलेशनशिप इससे रिप्रेजेंट करेंगे, जो कि हमारे पास यहां से आया है। अच्छा, इनवर्स स्क्वायर का मतलब मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं कि रेडियस में थोड़ा चेंज आएगा, ग्रेविटी की वैल्यू में सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। मतलब 2 टाइम्स चेंज आया रेडियस में, तो इसमें 4 टाइम डिक्रीज आएगा। इसमें 3 टाइम चेंज आया, इसमें 9 टाइम डिक्रीज आएगा। तो ये एक नॉन लीनियर ग्राफ बन रहा है डिक्रीजिंग में, इस तरह से। तो ये है हमारे पास आउटसाइड द स्फीयर। तो आज के लिए इतना ही। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसमें से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और आउटसाइड एंड इनसाइड द स्फीयर से
इनके ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं, इनके रिलेशनशिप आपसे पूछे जा सकते हैं। तो किसी बच्चे को समझ नहीं आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।